किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से कृषक कल्याण वर्ष 2026 का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की फसल खराबी से बचाने के लिए फूड पार्कों की स्थापना करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का पूरी तरह होगा ऑनलाइन संचालन। योजना के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया फरवरी 2026 तक होगी पूरी। छत्तीसगढ़ में धान खरीद व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत किसान पोर्टल में 15 जनवरी तक नवीन पंजीयन एवं 31 जनवरी 2026 तक संशोधन की समय सीमा निर्धारित। पंजीयन से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 10,000 रुपए की अनुदान सहायता का लाभ मिलेगा किसानों को। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक आज और 13 जनवरी को दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से रविवार को कृषक कल्याण वर्ष 2026 का भव्य एवं गरिमापूर्ण शुभारंभ किया। उन्होंने शुभारंभ अवसर पर किसानों के ऐतिहासिक 1101 ट्रैक्टरों की रैली का नेतृत्व भी किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र किसान, नारी, युवा और गरीब है। मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार फूड पार्कों की स्थापना करेगी ताकि किसानों की फसल खराब ना हो और उन्हें अपनी पैदावार का उचित दाम मिले। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं, कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ कर फूड पार्क बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी। मोहन यादव ने कहा कि हमारा फोकस मोटा अनाज है। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसानों को खाद की उपलब्धता की समय पर पूरी जानकारी मिले और उन्हें लाइन में लगने की जरूरत न पड़े। किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। मोहन यादव ने कहा कि हमें चाहिए कि हम खेती के पुराने तरीकों की तरफ लौटें और खाद का कम से कम उपयोग करें ताकि हमारी सिर्फ पैदावार ही ना बढ़े बल्कि जो भी पैदावार हो गुणवत्तापूर्ण हो। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, हमारे यहाँ तो चींटी मात्र भी मर जाए तो पाप लगता है। ये हजारों साल से हमारी संस्कृति जानी जाती है। ऐसे में हमारा फसल का उत्पादन तो बढ़े, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फसल के उत्पादन बढ़ते बढ़ते हमने केमिकल ज्यादा वापरने लग गए, दवाई का छिड़काव ज्यादा करने लग गए। ऐसे में जो फसल हो तो रही है, लेकिन फसल में कई बार फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा, हमारा पुराना मॉडल आए जिसके बलबूते पर हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप दिलवाने का काम करेगी ताकि बिजली कनेक्शन मुफ्त हो जाए।
अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से हमारे जो अभी 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा, जिससे बिजली फ्री होगी। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। परिषद द्वारा विकसित अधिक उपज देने वाली और रेड रॉट रोग के प्रति प्रतिरोधी नई गन्ना किस्म बिस्मिल को अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में खेती के लिए मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों के अनुसार यह किस्म न केवल उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी बल्कि गन्ने की खेती से जुड़े जोखिमों को भी काफी हद तक कम करेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत विकसित इस किस्म का वैज्ञानिक नाम COSHA 17,231 रखा गया है। इस किस्म की ब्रीडर डॉक्टर अरविंद कुमार के अनुसार बिस्मिल गन्ने की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली रेड रॉट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। ये रोग हर साल किसानों को भारी नुकसान पहुंचाता है और कई बार पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे में ये नई किस्म किसानों के लिए जोखिम कम करने में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिस्मिल की औसत पैदावार क्षमता लगभग 86.35 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कई प्रचलित किस्मों से अधिक है। साथ ही इसमें चीनी रिकवरी करीब 13.97% दर्ज की गई है। इससे किसानों को चीनी मिलों से बेहतर भुगतान मिलने की संभावना बढ़ेगी और मिलों को भी अधिक लाभ होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीद व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन, संशोधन एवं अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। कार्यालय उप संचालक कृषि जिला गरियाबंद के अनुसार किसान 15 जनवरी 2026 तक नवीन पंजीयन एवं 31 जनवरी 2026 तक संशोधन कार्य करा सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषकों द्वारा खसरा, रकबा सुधार, कैरी फॉरवर्ड, फसल विवरण की प्रविष्टि, नवीन पंजीयन एवं रकबा संशोधन की निरंतर मांग की जा रही थी। इसके मद्देनजर एकीकृत किसान पोर्टल में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत समितियों के समिति लॉगिन में प्रावधान किया गया है। उप संचालक कृषि ने जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम सहकारी समितियों में जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीन पंजीयन एवं संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। साथ ही किसान अपनी खरीफ फसलों जैसे मक्का, दलहन, तिलहन आदि का भी पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 10,000 रुपये की अनुदान सहायता का लाभ प्राप्त किया जा सके। पंजीयन अथवा संशोधन में किसी प्रकार की असुविधा होने पर कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और बस्तर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीद का कार्य तेजी से जारी है। जिले के धान खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुलभ होने के फलस्वरूप धान खरीद में गति आई है और 9 जनवरी तक की स्थिति के अनुसार जिले की विभिन्न समितियों ने 18,63,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीद कर ली है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के इन आंकड़ों में जिले के अलग अलग केंद्रों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है, जहां करपावंड और भानपुरी केंद्र सबसे आगे हैं। करपावंड समिति द्वारा अब तक सर्वाधिक 60,680.80 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है। वहीं भानपुरी केंद्र द्वारा भी 56,052.80 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इसके अतिरिक्त मूली और केशरपाल जैसे धान खरीद केंद्रों में भी अच्छी खरीद हुई है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीद की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने सहित नियमित तौर पर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। किसानों की सहूलियत के मद्देनजर तौल की व्यवस्था और बारदाने की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राजस्व परिषद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। योजना के डिजिटलीकरण की समय सीमा फरवरी 2026 तक की गई है। मुख्य सचिव की बैठक में राजस्व परिषद के अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया के पूरी होने के बाद योजना के संचालन को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे किसान परिवारों को दुर्घटना की स्थिति व आसानी से घर बैठे मुआवजा भी मिल सके। साथ ही डिजिटलीकरण से योजना का संचालन और अधिक समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। बैठक में राजस्व परिषद के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत दिसंबर 2025 तक लगभग 29,394 किसानों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना के पूरी तरह ऑनलाइन हो जाने से किसानों को बार बार तहसील या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल के अपडेशन का कार्य चल रहा है और इसे फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। मॉडिफाइड शॉल तेलंगाना में बना एक शॉल डिजिटल इंडिया का प्रतीक है। तेलंगाना के एक बुनकर ने परंपरा के आकर्षण को आधुनिक भारत की धड़कन के साथ मिलाने में कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिला जिले के एक बुनकर नल्ला विजय कुमार ने कुछ ऐसा ही बनाया है, जो डिजिटल इंडिया की भावना का खूबसूरती से प्रतीक करता है। एक QR कोडेड रेशमी शॉल, आइए देखते हैं। तेलंगाना का सिरिसिला शहर उत्कृष्ट बुनाई परंपराओं को दर्शाता है। हैदराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर ये छोटा सा शहर लगभग 20,000 बुनकर परिवारों का घर है, जो पावरलूम पर निर्भर हैं। यहाँ के बुनकर नवीन बुनाई परंपराओं के साथ प्रयोग करते हैं और अक्सर अपने उत्कृष्ट काम से सुर्खियां बटोरते हैं। उनमें से एक हैं नल्ला विजय कुमार, जिन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो डिजिटल इंडिया की भावना का खूबसूरत प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में बुना गया ये एक QR कोडेड रेशमी शॉल है। इस QR कोडेड शॉल को मोदी माना नादी यानी मोदी हमारा गौरव है के स्लोगन के साथ तैयार किया गया है। हथकरघे से तैयार ये शॉल नवाचार, गर्व और भक्ति की कहानी कहता है। 32 इंच चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी शुद्ध रेशम और जरी से बनी ये शॉल खास है। इसे स्मार्टफोन से स्कैन कीजिए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने वाली एक डिजिटल गैलरी को खोल देता है। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन, चंद्रयान 3 मिशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑपरेशन सिंदूर और डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान, सब कुछ। गौरतलब है कि इससे पहले भी विजय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तीनों सेनाओं और पहलगाम हमले को दर्शाते हुए एक विशेष शॉल बना चुके हैं। मेरे पिता नल्ला परंदामुलु एक प्रसिद्ध बुनकर थे, जो अपनी माचिस के आकार की रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। मैं अनूठी साड़ियों के डिजाइन और राष्ट्रीय ध्वज बनाकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं और मुझे इसके लिए कई पुरस्कार मिले हैं। मैंने ऑपरेशन सिंदूर शॉल डिजाइन किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया था। कहते हैं कि ऐसी कुशलता रातों रात नहीं आती। विजय कुमार एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां बुनाई सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक विरासत है। उनके पिता नल्ला परंदामुलु एक प्रसिद्ध बुनकर थे, जो अपनी माचिस की डिब्बी जितनी आकार की रेशमी साड़ियों के लिए मशहूर थे। इतनी महीन कि उन्हें हथेली में लेकर मोड़ा जा सकता था। मैंने एक शॉल पर QR कोड वाला एक नया डिजाइन बनाया है। इस QR कोड को स्कैन करके लोग पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शॉल की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 32 इंच है। इस शॉल को बनाने में 15 दिन लगे। मैं आने वाले दिनों में सिरिसिला शहर की महान बुनाई परंपराओं को
दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे और भी नवाचार लाना चाहता हूँ। उनसे प्रेरित होकर विजय ने इस कला को अपने नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ाया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली साड़ियाँ, चमेली की खुशबू वाली साड़ियाँ और इतनी नाजुक साड़ियाँ कि चुटकी में भी आसानी से फिट हो जाए। उनकी रचनात्मकता के लिए उन्हें तेलंगाना के हथकरघा शिल्प में उनके योगदान को मान्यता देते हुए कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। हैदराबाद से सुप्रशांति की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मैकडॉनल्ड्स ने श्री अन्न का प्रयोग करके मल्टी मिलेट बन बनाया है। इसमें 5 श्री अन्न, बाजरा, रागी, ज्वार और पुनर्वा और कोदो का प्रयोग किया गया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी से इस मिलेट बन का विकास किया है। एक विदेशी ब्रांड में स्वदेशी स्वाद का तड़का मैकडॉनल्ड्स इंडिया लेकर आया है मल्टी मिलेट बर्गर बन। यह खास बन मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय मोटे अनाजों बाजरा, रागी, ज्वार, प्रोसो और कोदो की ताकत समाई है। We intensively worked on various health benefits and nutritious advantages of millets. So at the time we have collaboration with the McDonald's to develop a millet based bun. मिलेट्स बन जो एक हम लोगों ने इनोवेट किया CSIR के साथ और CFTRI के साथ। ये जो हम लोगों ने शुरू किया, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विजन था कि इसको हम उनके विजन से अलाइन था कि हमें अपने देश में एक इंटरनेशनल हब बनाना है मिलेट्स का। कभी पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे ये अनाज अब ग्लोबल फास्ट फूड कल्चर में अपनी जगह बना रहे हैं। ग्लूटेन फ्री, पोषक तत्वों से भरपूर और पर्यावरण के लिए भी बेहतर मिलेट्स को अब भविष्य का स्मार्ट अनाज कहा जा रहा है। ये सारा मिलेट जो आता है हमारे सारे सराउंडिंग स्टेट से आता है, जो कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अपना आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है। तो वी रियली फील वेरी प्राउड कि हम आज इसको लोकल बनाया है और ये पूरे इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। इस मिलेट बन में लगभग 22% हिस्सा भारतीय मिलेट्स का है। इस तरह मैकडॉनल्ड्स उन चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन में से एक बन गया है। भारत के प्राचीन अनाज अब आधुनिक खान पान की परिभाषा बदल रहे हैं। Generally while preparing the bun, wheat flour is commonly used. So the protein content of that one is around 8 to 10%. But we have replaced the wheat flour 22% millet flour we have used in place of wheat flour. मल्टी मिलेट बर्गर बन एक ऐसा नया प्रयोग जिसमें वैश्विक स्वाद मिला है भारतीय पौष्टिकता के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने 14 ग्रीन फील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट विकसित किए जाने की पहल की शुरुआत की। साथ ही राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पश्चिमी गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करना है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल सम्मेलनों की उपलब्धियों को जनवरी 2027 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रदर्शित किया जाएगा। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में जिन क्षेत्रों पर फोकस है उनमें सिरेमिक, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, मत्स्य पालन और पेट्रोकेमिकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, ग्रीन एनर्जी, इकोसिस्टम, कौशल विकास, स्टार्टअप, MSME, पर्यटन और संस्कृति शामिल है। इस सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन भागीदार देश के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ सिंचाई की व्यवस्था विशेष चुनौतियों से जुड़ी है। प्रदेश में वर्षा पर आधारित खेती अधिक प्रचलित रही है, लेकिन बदलते समय के साथ हिमाचल सरकार द्वारा सिंचाई साधनों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जल संरक्षण टैंक, लिफ्ट इरिगेशन, पारंपरिक कूहले और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाओं से दूरदराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी खेती को नई मजबूती मिली है। इन प्रयासों से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिल रही है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसलों की गुणवत्ता, उत्पादन और किसान की आय सीधे तौर पर सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करती है। उप निदेशक कृषि कुलदीप धीमान ने कहा कि खेतों में सिंचाई केवल एक साधन नहीं, बल्कि कृषि विकास की रीढ़ है। विशेष रूप से सब्जी उत्पादन में समय पर और पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता से किसान कम समय में बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। उप निदेशक कृषि ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि विभाग द्वारा किसानों की सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए सौर सिंचाई योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और 13 जनवरी को दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिल्ली में ठंड के चलते लोग शेल्टर हाउस में शरण ले रहे हैं। IMD के अनुसार 14 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा 16 जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ के किसान मूली, ब्रोकली, फूल गोभी, गांठ गोभी, धनिया, मेथी और पालक की पकी पौध की कटाई का काम कर लें। जम्मू कश्मीर में ही किसान गेहूं, सरसों और मटर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। हिमाचल प्रदेश के उपपर्वतीय इलाकों के किसान इस मौसम में प्याज और लहसुन की नर्सरी लगा लें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में किसान पालक, मूली, शलगम और धनिया की अच्छी पैदावार के लिए इनकी हल्की सिंचाई कर लें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों में किसान काबुली चने, गेहूं, जौ और मसूर की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। यहाँ इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के उपार्द्र उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान गेहूं की फसल को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान टमाटर की नर्सरी की बुवाई प्लास्टिक शीट से ढककर करें। अब पंजाब की बात करते हैं। यहाँ के पश्चिमी इलाकों के किसान प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में टमाटर की भी बुवाई की जा सकती है। वहीं हरियाणा में किसान सरसों की फसल को कम तापमान से बचाने के लिए छिड़काव विधि से सिंचाई करें। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर किसान 25 दिन पहले बोई गई गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कर लें। इस मौसम में यहाँ पालक, धनिया और मेथी की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें।
खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा। गुजरात के गांधीनगर में भारत जर्मनी के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने किया विचार विमर्श। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में लिया हिस्सा। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह ने राजमाता जीजाबाई जी के जयंती पर नमन किया। एक्स पर लिखा, राजमाता जीजाबाई जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी में बाल्यकाल से ही साहस, स्वाभिमान और स्वयं संस्कृति की रक्षा के संस्कार भरे। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं आवश्यक है। विश्व पुस्तक मेले में भारतीय नौसेना के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें भारतीय नौसेना के प्रमाणिक प्रकाशनों के साथ साथ बारीकी से तैयार किए गए जहाजों के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण में MyGov पोर्टल पर 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2026 का आयोजन हुआ। कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। झारखंड के रामगढ़ स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से इस प्लांट को काफी अहम माना जाता है। इस परियोजना के पहले चरण में 800 से 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। और भारत सरकार लोगों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। मोबाइल सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त और मजबूत नियामक ढांचा विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगातार बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच लिया है। ये ऐतिहासिक कार्य आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज 2 और पैकेज 3 में पुट्टपर्थी के पास पूरा किया गया। तो नाजरीन, फिलहाल यहीं आप हमें अनुमति दें। नमस्कार।